प्यारे बच्चों, अभी तक आपने पिछला अध्याय मैथमेटिकल टूल्स का अध्ययन किया था। अब आगे का जो चैप्टर है उसका नाम है ऋजु रेखी पथ पर गति। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऋजु रेखा क्या होती है। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कोणों के बारे में। तो कोण एक होता है जिसे हम ऋजु कोण कहते हैं 180 अंश। और 180 अंश कब बनता है? जब कोई रेखा सरल रेखा की तरह होती है। यानी कि ऋजु रेखा गति का मतलब क्या है कि सरल रेखा में गति। आज हम इसी का अध्ययन करेंगे और इसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है निर्देश फ्रेम। जानिए कि निर्देश फ्रेम क्या होता है। किसी भी गतिशील वस्तु की सही स्थिति और उसकी गति का वर्णन करने के लिए हम जिस निर्देशांकों के समूह का प्रयोग करते हैं उसे हम निर्देश फ्रेम कहते हैं। और निर्देश फ्रेम जो होती है दो तरह की होती है। एक होती है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, दूसरा होती है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। इसका अध्ययन हम आगे के चैप्टर में न्यूटन के गति के नियम वाले में करेंगे। अब आगे हम जानते हैं कि बिंदु वस्तु क्या होती है। बिंदु वस्तु का मतलब क्या है कि अगर दूरी काफी बड़ी हो, उसके सापेक्ष जो वस्तु गति कर रही हो उसका आकार अगर उस दूरी की अपेक्षा नगण्य हो तो उस वस्तु को हम बिंदु वस्तु मान लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम देख लें कि कोई बड़ी सी रेलगाड़ी हो कई डिब्बों की और इसमें कोई छोटा सा व्यक्ति बैठा हो, छोटा व्यक्ति हो या व्यक्ति पूरा हो, तो आप उस व्यक्ति का आकार इस रेलगाड़ी की अपेक्षा नगण्य मान सकते हैं। तो इस रेलगाड़ी के सापेक्ष ये जो व्यक्ति है ये बिंदु वस्तु की तरह कार्य करेगा या बिंदु वस्तु ही माना जाएगा। और दूसरे तरह के उदाहरणों में हम ये देख लेते हैं कि जैसे कोई क्रिकेट का मैदान है और इसमें कोई एक बॉल है। तो क्रिकेट का मैदान काफी बड़ा होता है और इसमें गति करने वाली जो गेंद है इसका आकार काफी छोटा है। आकार छोटा होने की वजह से इस खेल के मैदान के सापेक्ष इसके आकार को हम नगण्य मान सकते हैं। अगर आप इसको नगण्य मान सकते हैं तो ये बिंदु वस्तु की तरह ही व्यवहार करेगा, तो इसे हम बिंदु वस्तु कहते हैं। इस तरह से कई उदाहरण हैं। जैसे कोई रेलवे स्टेशन अगर काफ़ी ज़्यादा दूरी पर स्थित हो और उनके सापेक्ष हम रेलगाड़ियों की लंबाइयों को भी हम बिंदु वस्तु मान सकते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी और सूरज को भी काफ़ी अधिक दूरी होने की वजह से उनको भी हम बिंदु वस्तु ही मानते हैं। लेकिन हमें हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दूरी कितनी बड़ी है और उस दूरी के सापेक्ष क्या हम उस वस्तु को नगण्य मान सकते हैं या नहीं। जैसे अगर कोई मेज हो और मेज के ऊपर कोई बीकर रखा गया हो तो इस मेज की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से आप इस बीकर को नगण्य नहीं मान सकते हो, तो ये बिंदु वस्तु नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही हम जान लेंगे कि कौन सा वस्तु बिंदु वस्तु रहेगी और कौन सी नहीं होगी। अब आगे हम समझते हैं कि गति क्या होती है। मोशन। कोई वस्तु गति में तभी कही जाती है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रही हो। गति हमेशा एक वस्तु की दूसरे वस्तु के सापेक्ष ही हम निकाल सकते हैं। ना तो कोई वस्तु पूरी तरह से गतिशील होती है और ना तो पूरी तरह से स्थिर। एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष गतिशील अथवा स्थिर अवस्था में है। जैसे हम कभी अगर साइकिल से बैठ करके कहीं जा रहे हैं तो साइकिल के सापेक्ष हमारी गति क्या है? स्थिर है। लेकिन हमारा स्थान बदल रहा है तो जिस स्थान से हम चल के आगे गए हैं उस स्थान के सापेक्ष हम गति अवस्था में हैं। इसी तरह से जैसे धरती के ऊपर उपस्थित कोई भी वस्तु हो, चाहे घर हो या कोई व्यक्ति हो, तो वह चल नहीं रहा है लेकिन फिर भी पृथ्वी घूम रही है, तो ब्रह्मांड के सापेक्ष वह गति अवस्था में है लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष वह स्थिर है। इसी तरह से सूरज भी अपने पूरे परिवार के साथ, जिसको हम सौर परिवार कहते हैं, हमेशा गति अवस्था में रहता है और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता रहता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में ना तो कोई वस्तु गति अवस्था में है और ना तो पूरी तरह से विराम अवस्था में है। लेकिन गति का मतलब क्या है कि समय के सापेक्ष अगर उसकी स्थिति में बदलाव हो जाए तो उसे हम गति की अवस्था कहते हैं। गति भी देखिए कितने प्रकार की होती है। सबसे पहली गति होती है एक विमीय गति। एक विमीय गति का मतलब क्या है कि अगर कोई गति का वर्णन करते समय हमें सिर्फ एक ही अक्ष की जरूरत पड़े या एक ही
ये गति जो होती है एक एक सरल रेखा में होती है, चाहे ये सीधी हो जाए, चाहे ये तिरछी हो जाए, किसी भी दिशा में हो सकती है, लेकिन इसका वर्णन करने के लिए हमें सिर्फ एक ही अक्ष की जरूरत पड़ेगी। चाहे x अक्ष ले लें, चाहे y अक्ष, चाहे z अक्ष, किसी एक अक्ष की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसी गति को हम एक विमी गति या वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इसके बाद आती है हमारी दो या द्विविमी गति से हम कहते हैं, द्विविमी गति, इसे टू डायमेंशनल गति कहते हैं। इसको तो हम x, y और z इसमें से किसी एक अक्ष को लेकर के इसका वर्णन कर सकते हैं एक विमी का, लेकिन द्विविमी गति के लिए हमें कम से कम दो अक्ष लेने पड़ेंगे, चाहे हम x y ले लें, चाहे y z या फिर z x, कोई भी दो अक्ष लेकर के हम द्विविमी गति की व्याख्या कर सकते हैं। कि क्योंकि एक से हम समय दिखा सकते हैं, दूसरे से उसकी स्थिति या उसके वेग को। देखिए तीसरी हमारी क्या है, 3D, जिसे हम कहते हैं त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति का मतलब क्या है, कोई वस्तु तीन विमाओं में अगर गति कर रही हो तो उसको दर्शाने के लिए हमें तीन विमाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक होता है x अक्ष, दूसरा होता है y अक्ष और तीसरा होता है z अक्ष। अगर इन तीनों का उपयोग करके हम किसी वस्तु की गति का वर्णन कर रहे हैं तो हमारा कहलाता है त्रिविमीय गति, क्योंकि इसमें हमको तीनों विमाओं को दिखाना पड़ेगा। ठीक ना, अब आगे चलते हैं। किसी वस्तु को सरल रेखा में, किसी वस्तु को सरल रेखा में गति करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है उसे हमें जानना है, वो है दूरी। अब देखिए दूरी क्या होती है। कोई वस्तु जो गतिशील अवस्था में है, जिस मार्ग की लंबाई को तय करेगी या फिर जो भी मार्ग वो तय करती है, उस मार्ग की लंबाई को हम उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि एक दिखाने के लिए एक मूल बिंदु है O, यहाँ से ये 20 मीटर दूरी है, यहाँ से ये 40 मीटर और यहाँ से ये है आपकी 60 मीटर। इधर अक्ष की तरफ जाएंगे तो हमारा आएगा -20, -40 और -60, और आगे बढ़ा दें 80 तक, 80 मीटर। अगर कोई वस्तु बिंदु O से यहाँ तक बिंदु P तक जाती है तो उसके द्वारा जो मार्ग तय किया गया है वह 80 मीटर। कितना मार्ग तय किया गया है, 80 मीटर। तो जो भी इसका मार्ग तय किया गया है O से लेकर P तक की दूरी है 80 मीटर। तो O से लेकर P तक की जो दूरी ये चला है, इसे हम कहेंगे, जो भी ये इसके मार्ग की लंबाई, यदि कि इसका रास्ता है और इस मार्ग की पूरी लंबाई कितनी, 80 मीटर। अतः इस गतिशील बिंदु जो O से चल करके कोई भी बिंदु वस्तु जो P तक गई थी उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 80 मीटर। ये कैसी है, अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर में मापते हैं। अगर छोटी दूरी है तो सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कोई वस्तु अगर बिंदु P से फिर वापस इधर आ जाए बिंदु Q तक, तो अब देखिए इस स्थिति में पहले वस्तु O से P तक गई तो उसके द्वारा चली गई दूरी थी 80 मीटर। अब P से वह Q पे आ गई है, यानी उसने कितनी दूरी और तय कर ली है। कुल मिलाकर के हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है वो 20 मीटर के बराबर है। तो हो जाएगा 80 मीटर प्लस 20 मीटर बराबर 100 मीटर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 100 मीटर लगभग है। अब देखिए जब 100 मीटर ये दूरी चला गया है, अब समझ लेते हैं विस्थापन क्या होता है। दूरी को बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यह अदिश राशि है। ये दूरी जो किसी भी दिशा में आप बता सकते हैं। लेकिन अब आगे देखते हैं विस्थापन। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, देखिए जो चित्र हमने पहले बनाया था 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर और 80 मीटर। इधर था -20, -40 मीटर और -60 मीटर, थोड़ा सा बढ़ा दें, जगह -80 मीटर। देखिए वस्तु पहले यहाँ से जो चल करके गई थी यहाँ तक 80 मीटर की दूरी इसमें तय की थी, लेकिन वापस में जो लास्ट में आके पहुँच गई वो बिंदु Q पर। अब बिंदु Q पर जब वो पहुँच गई है तो उसकी पहली स्थिति ध्यान से देखें कि प्रारंभिक स्थिति, और ये है इसकी अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति
के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वह उस वस्तु का विस्थापन कहलाती है। इसे बताने के लिए हमें दिशा भी बतानी पड़ती है, इसीलिए इसको हम सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए हम एक अलग उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई वस्तु बिंदु ए पर स्थित है, वह ए से वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है और पहुंच जाती है बिंदु बी पर। बिंदु बी पर पहुंचने के बाद यह तय करती है 4 किलोमीटर की दूरी। उसके बाद ये पहुंच जाती है बिंदु सी पर। सी से वह चल के आती है बिंदु डी पर और ये भी दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर। फिर यहां से ये चलती है 6 किलोमीटर दूरी। अब जो वस्तु यहां से पूरी गति करते हुए गई है यहाँ पर, ये अंतिम स्थिति है उसकी ई। तो इस दशा में हम पहले इसकी दूरी निकाल लें, कितनी दूरी ये चला है, और फिर चेक करेंगे कि इसका विस्थापन क्या है। दूरी बताने के लिए इसके द्वारा तय किए गए पूरे मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहेंगे। तो ए से बी तक पहले गया है, तो दूरी क्या हो जाएगी, ए बी, प्लस बी से सी तक गया हो जाएगी बी सी, प्लस सी से डी तक आया है हो जाएगी सी डी, प्लस डी से कहाँ तक गया है, ई तक हो जाएगा डी ई। सब दूरियों के मान को लिख लें तो ए बी कितना है, 5 किलोमीटर, और बी सी कितना है, 4 किलोमीटर, और सी डी है हमारा 5 किलोमीटर, और डी ई का मान है 6 किलोमीटर। तो जाएगा 5 4 9, 9 5 14, 14 और 6 20 किलोमीटर। इसके द्वारा तय की गई पूरी दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर। अब अगर इसी वस्तु का विस्थापन भी पूछ ले, अगर इस वस्तु का विस्थापन पूछ ले, तो यहाँ पे देखिए सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी। सबसे न्यूनतम दूरी, अगर हम इधर से इधर जाएंगे दूरी हमारी बढ़ जा रही है, क्या इससे भी सबसे छोटा मार्ग कोई हम ले सकते हैं जिससे हम कम से कम समय में और कम दूरी तय करके हम बिंदु ई तक पहुंच जाए। तो देख रहे हैं एक मार्ग हमारा ये हो सकता है सबसे कम दूरी के लिए। तो यहाँ से जो दूरी है ये 4 किलोमीटर यहाँ लिखा गया है, तो ये आयत की तरह बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा भी क्या हो जाएगी हमारी, 4 किलोमीटर दूर। तो पूरी दूरी अब यहाँ से विस्थापन देखेंगे तो विस्थापन बराबर क्या होगा हमारा, ए डी प्लस डी ई। तो ए से लेकर डी तक की दूरी है 4 किलोमीटर और डी से लेकर ई तक की दूरी है 6 किलोमीटर, टोटल आ जाएगा हमारा 10 किलोमीटर। इस तरह से हम देखते हैं कि उसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी आ रही है 20 किलोमीटर और उसका विस्थापन है 10 किलोमीटर। और विस्थापन को बताने के लिए ये बताएंगे कि वह विस्थापन वस्तु से किस दिशा में और है, और दूरी बताने के लिए हमें किसी भी दिशा की जरूरत नहीं है। और एक चीज और देख लें कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। दूरी और विस्थापन, सर एक बार देख लीजिए क्या है, देखिए दूरी क्या होती है, ये हमेशा धनात्मक होती है। विस्थापन आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, दूरी जो है विस्थापन के बराबर हो सकती है, लेकिन विस्थापन जो है दूरी के हमेशा बराबर नहीं होगा। कभी विस्थापन हमेशा क्या होगा, या तो यह दूरी से छोटा होगा या दूरी के बराबर होगा, लेकिन दूरी क्या होगी, हमेशा विस्थापन की या तो बराबर होगी या तो विस्थापन से बड़ी होगी। ये क्या है, अदिश राशि है, और यह कैसी राशि है, सदिश। सदिश राशियां भी आपने पढ़ा होगा पिछले कक्षाओं में कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उससे हम सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा भी चाहिए कि किसी वस्तु का विस्थापन उससे किस दिशा में किस ओर हुआ है। विस्थापन की एक और आवश्यकता मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप से कोई कह दे कि रेलवे स्टेशन आपके घर से कितनी दूर है, तो आपने उसे बता दिया कि रेलवे स्टेशन हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर है। अब आदमी कंफ्यूजन में रहेगा कि 5 किलोमीटर पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है, उत्तर दक्षिण किस दिशा में जाना है, कोई जानकारी इसके माध्यम से नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप उसे सदिश के माध्यम से बता देंगे कि विस्थापन
के द्वारा कि स्टेशन जो है हमारे घर के पूरब दिशा में 5 किलोमीटर पर है, तो वह व्यक्ति सही जगह पे, सही स्थान पे, सही समय पहुंच जाएगा। यही अंतर होता है दूरी और विस्थापन में। आशा करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। एक और उदाहरण लेकर के हम समझाते हैं आपको कि विस्थापन क्या होता है। देखिए, कोई वस्तु पहले चलती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए कि 4 किलोमीटर, बिंदु ए से लेकर बी तक, फिर बिंदु बी से लेकर के चली जाती है बिंदु सी तक, ये चलती है 3 किलोमीटर दूर। अब इसी स्थिति में आपसे कहा जाए कि इस वस्तु द्वारा जो बिंदु वस्तु थी ओ ए से बी तक गई, बी से सी तक गई, इसकी दूरी निकालिए। तो आप दूरी तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक चला है। ए से बी तक चला है तो ए बी प्लस बी से लेकर सी तक चला जाएगी बी सी। ए बी का मान है 4 और बी सी का मान है 3, हो जाएगा 4 3 7 किलोमीटर। विस्थापन के लिए क्या करना है, सबसे न्यूनतम मान लेना है। तो हम देख रहे हैं ए से लेकर सी तक, इसको मिला दें। मिलाने पर क्या पता चलेगा कि ये सबसे न्यूनतम रास्ता है जो तिरछा गया है, इसे तिर्यक रेखा के द्वारा दिखा रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए आपने पीछे पढ़ा होगा, आपको सर बताए थे पाइथागोरस प्रमेय, तो इसका प्रयोग हम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दोनों भुजाएं, जो कर्ण का स्क्वायर है इसे लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर बाकी अन्य दो भुजाएं लंब और आधार का वर्ग। तो लंब इसमें कितना है 3 किलोमीटर वाला, तो हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। देखिए BC का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 की घात 2 प्लस AB का स्क्वायर मतलब 4 की घात 2, 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, 16 और 9 जोड़ेंगे आएगा 25। तो AC स्क्वायर बराबर आपका आ रहा है 25। तो AC स्क्वायर को भी आप चेंज कर सकते हो 5 की पावर 2 में, दोनों तरफ पावर 2 है, दोनों की पावर हटा दें। वर्ग हटाने पर वर्ग जब हटा देंगे तो हमें मिलेगा AC बराबर 5 और ये दूरी क्या होगी किलोमीटर में। ये आ गया आपका विस्थापन। यानी हम देख रहे हैं विस्थापन क्या है कि हमेशा चली गई दूरी से कम ही आता है या दूरी के बराबर आएगा अगर वस्तु सरल रेखा में एक दिशा में गति करती है। अन्य उदाहरण के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है, बिंदु A से उसने चलना शुरू किया है, ये बिंदु उसका O है, केंद्र है, और यहाँ पे बिंदु B है। वस्तु A से चल करके बिंदु B पे आ जाती है। इस स्थिति में इसके द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी निकालने के लिए अगर इसकी त्रिज्या दी गई है तो ठीक है, तो त्रिज्या को हम r मान लेते हैं और r जो भी रहेगा, जो भी त्रिज्या आपको दी रहेगी उसको रख करके आप निकाल लेंगे। देखिए तो यहाँ से चल रहा है यहाँ तक, यानी कि आधी परिधि चल रहा है। आधी परिधि चलने का मतलब वृत्त की पूरी परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, और आधे के लिए क्या मतलब 2 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा सिर्फ पाई r। तो बस द्वारा चली गई दूरी A से लेकर B तक कितनी दूरी तय कर रहा है AB, और AB कितना है पाई r, और इसकी त्रिज्या कितनी है आपकी r। अब इसी वस्तु का विस्थापन आपसे कोई पूछ ले तो विस्थापन को बताने के लिए आप क्या यूज करेंगे, विस्थापन बताने के लिए सबसे न्यूनतम मान A से लेकर B तक हो जाएगा AB, और AB किसके बराबर है r प्लस r बराबर 2r। विस्थापन 2r है। और चलिए यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को हम एक समान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे कोई वस्तु A से लेकर यहाँ से लेकर 20 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। देखिए 20 सेकेंड में 20 मीटर दूरी तय करता है, 2 सेकेंड में 40 मीटर और 3 सेकंड में 60 मीटर। इस तरह से हम देखते हैं कि पहले सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी 20 मीटर,
अगले 2 सेकंड में चली गई दूरी 20 मीटर, अगले तीसरे सेकंड में चली गई दूरी 60 मीटर। तो इस तरह से इसके द्वारा जो चली गई दूरी है वह एक समान गति का ही उदाहरण है। हर सेकंड का हम निकाल सकते हैं कि चली चाल बराबर जो हमारा सूत्र होता है चली गई दूरी बटे समय। तो पहले सेकंड में जो दूरी तय करता है 20 और समय कितना लेता है 1 सेकंड, तो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे के लिए हम निकालेंगे चली गई दूरी 40 मीटर और समय कितना ले रहा है 2 सेकंड, 2 का नाम 2 सही हम 40 हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तीसरे वाले के लिए निकाल लें चाल। तीसरे सेकंड में चली गई दूरी है 60 मीटर और समय कितना ले रहा है 3 सेकंड। जब 3 सेकंड समय ले रहा है तो 3 का नाम 3 भी सही हमें 60, यानी ये भी हमारा आ रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड। हर स्थिति में हर परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि 20 मीटर प्रति सेकंड की दूरी वह तय कर रहा है। तो इस तरह की गति को हम एक समान गति कहते हैं। अगर कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी को तय करती है। इसके विपरीत आता है कि एक असमान गति। असमान गति में क्या होता है कि कोई वस्तु समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। इसके लिए थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहां से O 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। अब यहां से कोई वस्तु जब गति करती है तो पहले सेकंड में वो दूरी तय कर लेती है 10 मीटर, अगले सेकंड में 2 सेकंड में 30 मीटर, फिर 60 मीटर, फिर ये दूरी तय करती है 75 मीटर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके हर सेकंड में तय की गई दूरी अलग अलग है। तो इसको अगर हम निकाल के चाल इसकी देखें तो ये एक समान गति का उदाहरण नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी 10 मीटर, 30 मीटर, 60 मीटर और 75 मीटर। तो चली गई दूरी बटा समय एक बराबर आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे सेकंड में 30 बटा 2 करेंगे तो हमारा आएगा 2 का नाम 2, 2 15 30, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड। ये 10 आ रहा है, ये 15 आ रहा है। अगर भिन्न आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा असमान गति का ही उदाहरण है। अगले सेकंड में निकाल ले तो आएगा 60 बटा 3, 3 का नाम 3 भी सही हम 60, यानी 20 मीटर पर सेकंड। लगातार गति इसकी बढ़ती हुई चली जा रही है। फिर अगले सेकंड में आ रहा है 75 मीटर चल रहा है, तो ये भी क्या है आसमान ही आएगा। इस तरह से इसको हम खत्म करते हैं। मत करो, चल बताइए, बताते रहिए। चार से चल खत्म करते हैं। और एक साधन है